नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? तो मैं हूं लोकेश और स्वागत है आपका लोकन क्लासेस में। तो इस वीडियो में आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं क्लास 11 मैथ्स का और फर्स्ट चैप्टर है सेट्स। तो बच्चों, सेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में और इस वीडियो को देखने के बाद सेट्स से रिलेटेड आपके सभी क्वेरीज होंगी क्रिस्टल क्लियर और आप सारे क्वेश्चन आराम से अटेंड कर पाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमें जानना है कि सेट होता क्या है। जैसा कि डेफिनेशन में कहा गया है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसमें वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि ऐसा कलेक्शन जो कि सभी के लिए एक जैसा हो। मेरे लिए भी वही हो, आपके लिए भी वही हो, किसी और के लिए भी वही हो। इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल से। सबसे पहले मैं बता दूं कि सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो सपोज ए एक्स एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो इसका आंसर मैं किसी से भी पूछूंगा तो वह यही बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें किसी भी स्टूडेंट से पूछने पे आंसर जो है यही मिलेगा। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। अगर मैं कहूं स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 स्कोरिंग हाई मार्क्स, तो इसमें किसी पर्सन ए का ऑप्शन होगा, कुछ और स्टूडेंट बी का ऑप्शन होगा, कुछ और स्टूडेंट सी का ऑप्शन होगा, कुछ और स्टूडेंट, क्योंकि इसमें कुछ डेफिनेट नहीं दिया गया है कि हाई मार्क्स कितने हैं। लेकिन अगर इसी को मैं ये कर दूं भी स्कोरिंग मार्क्स मोर देन 60, तो ये जो भी ए का भी वही जवाब होगा, बी का भी वही जवाब होगा और सी का भी वही जवाब होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये वाला जो है हमारा सेट है, और लेकिन जो हमने पहले डिस्कस किया था स्कोरिंग हाई मार्क्स, वो एक सेट नहीं है। तो बच्चों, सेट जो है दैट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और इसमें दो तीन और चीजें जो बताने वाली हैं, वो एक ये साइन है और एक ये साइन है। इसका मतलब है एलिमेंट ऑफ, और इसका मतलब है इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। अगर मेरे पास एक सेट है ए ई आई ओ यू, देन A is an element of A, but S is not an element of A. तो ये बताने के लिए नोटेशन यूज की जाती है एलिमेंट ऑफ एंड नॉट एन एलिमेंट ऑफ। अब किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो फॉर्म यूज करते हैं। पहली जो फॉर्म है वो है रोस्टर फॉर्म, और दूसरी जो फॉर्म है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हम सभी एलिमेंट्स को लिखते हैं एक कर्ली ब्रैकेट में और उन एलिमेंट को सेपरेट करते हैं एक कॉमा से। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू
1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनको मैंने सेपरेट किया है कॉमा से और कर्ली ब्रैकेट्स में इनको एनक्लोज किया है। सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है उसमें हम यूज करते हैं स्टेटमेंट, फॉर्मूला और रूल। तो सेट बिल्डर फॉर्म में तीनों चीजें यूज की जाती हैं। सपोज ये मेरा रोस्टर फॉर्म में है और अगर इसे मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मैं लिखूंगा ए x is a natural number less than or equal to 7। तो इसमें रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे लिखी जाती हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम स्टेटमेंट लिखते हैं, जबकि रोस्टर फॉर्म में हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं और उन्हें एक कॉमा से सेपरेट करते हैं और उन्हें बंद करते हैं हम कर्ली ब्रैकेट में। इसके बाद हम देखेंगे सेट्स की टाइप्स। तो पहला एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। तो ऐसे सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। देन कम्स फिनिट सेट, ऐसा सेट जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनकी एक डेफिनेट नंबर होता है, डेफिनेट संख्या होती है, उसे हम फिनिट सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल देन इनफिनिट सेट, ऐसा सेट जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल x is a natural number, और इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, इसीलिए हम इसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इसके बाद यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें वो सभी एलिमेंट होते हैं। जब हम कोई प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उस जितने भी सेट उसमें हैं उन सभी के एलिमेंट्स उस सेट में होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट इज ए सेट containing all the elements of set under consideration while solving a problem। तो जितने भी सेट उस टाइम मौजूद हैं उन सभी के एलिमेंट जिस सेट में होते हैं उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं और इसे हम कैपिटल यू से प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है इक्वल सेट्स।
इक्वल सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। सपोज A is equal to 1 2 3 and B is equal to 1 2 3, then A is equal to B। तो इक्वल सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनके एलिमेंट जो होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट ऐसे होते हैं जिनके इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in two sets are equal, then they are said to be equivalent sets. That means if A is equal to A, B, C and B is equal to 1 2 3, then A and B are equivalent set। यहाँ पे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट में क्या फर्क होता है। इक्वल सेट्स में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होते हैं, जबकि इक्विवेलेंट सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम रहता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सबसेट क्या होता है। इफ ए सेट ए contains all the elements which belong to B, then B is a subset of A। तो सबसेट अगर A के सभी एलिमेंट्स अगर B में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो A में भी हैं तो B A का सबसेट होगा। नाउ प्रॉपर सबसेट। सबसेट में जो हम साइन लगाते हैं ये वाला, इसके नीचे ये साइन लगता है। अब मैं आपको बताता हूं प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट इफ B contains all the elements of A, अगर B में A के सभी एलिमेंट्स हैं एंड वन एक्स्ट्रा और मोर एक्स्ट्रा एलिमेंट which are not in A, then A is a proper subset of B। तो जब हम प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं तब ये जो साइन है हमारा नीचे वाला ये हम नहीं लगाते हैं और ये साइन होता है प्रॉपर सबसेट का। तो जब हम सबसेट और प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे हैं तब हम तीन चार चीजों को कंसीडर करते हैं। एवरी सेट is a subset of itself।
कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। सेकंड, फाइव इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। तो जितने भी सेट्स हैं, फाइव उनका सबसेट होता है। इफ A is subset of B and B is subset of A, then यहां पे आपने देखा होगा, मैंने नीचे ये लाइन लगाई है, सबसेट की है। इसका मतलब A और B में सेम एलिमेंट्स हैं, क्योंकि A B का सबसेट है और B A का सबसेट है। देन A is equal to B. Conversely, if A is equal to B, then A is subset of B and B is subset of A. तो बच्चों यहां तक आपको सारा समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज, अभी तक हमने डिस्कस किया सबसेट, अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज सुपरसेट। If A is subset of B, then B is superset of A. अगर A B का सबसेट है तो B A का सुपरसेट है। सेट, सबसेट और सुपरसेट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अब हमें ये देखना है कि किसी भी सेट के हाउ मैनी subsets a set can have. If a subset A has n elements, then number of subsets is 2 raised to power n. इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। A 1 2 3 3 एलिमेंट्स। फर्स्ट सबसेट इज, जैसा कि मैंने कहा था, ये सभी का सबसेट होता है। सेकंड इज 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 4 5 6 7 and 1 2 3। तो ये हमारे सबसेट हो गए। अब जैसा कि हमने देखा था 2 रेज टू पावर n, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। 2 रेज टू पावर 3, दैट इज 2 into 2 into 2, 2 to the 4, 4 to the 8 and 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 सबसेट्स A के हो जाएंगे। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट is equal to 2 raised to power n minus 1। तो जब हम प्रॉपर सबसेट लेंगे तो ये हमारा चला जाएगा, हमारा रह जाएगा 2 रेज टू पावर n माइनस 1। तो ये तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ सबसेट निकालने का। अब हम देखेंगे कि पावर सेट क्या होता है। बच्चों पावर सेट जो होता है इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट। तो किसी भी सेट के सभी सबसेट्स का जो एक सेट होता है
उसे हम पावर सबसेट कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने देखा था a इज इक्वल टू 1 2, ठीक है, तो इसके सबसेट्स होंगे 5 1 2 1 2। तो अगर मैं इन सबको एक ब्रैकेट में कर दूं तो ये हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए। तो ए का पावर सेट होगा जितने भी इसके सबसेट हैं उनका एक सेट, उसको हम पावर सेट कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इंटरवल्स की। तो बच्चों इंटरवल क्या होते हैं? इंटरवल होता है ऑल द रियल नंबर बिटवीन द गिवन नंबर। जैसे कि मुझे दो नंबर दिए गए हैं, ये दिया गया है 3 इज लेस देन x इज लेस देन 7 लेस देन इक्वल टू। तो जहां पे आपका इक्वल टू साइन है दैट विल बी योर क्लोज्ड इंटरवल, और जहां पे आपका इक्वल टू का साइन नहीं है दैट विल बी ओपन इंटरवल। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लोज ब्रैकेट से और नॉर्मल ब्रैकेट से। यहां पे आएगा आपका 3 और 7, और यहाँ पे भी आएगा आपका 3 और 7। तो बच्चों इसको अगर नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना हो, 0 1 2 3, तो अगर हमें इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो क्लोज इंटरवल को हम एक सॉलिड पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं और ओपन इंटरवल को हम एक होलो स्फीयर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। Complement of a set is always with respect to the universal set। जो यूनिवर्सल सेट होता है वो यूनिक नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि कैसा है सेट। तो सपोज मेरे पास एक सेट है ए, और मेरे पास एक सेट है यूनिवर्सल सेट, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट द एलिमेंट्स ऑफ ए। तो 1 2 3 4 5 6 मेरे पास जो एलिमेंट आएंगे ये कॉम्प्लीमेंट के 7 8 9 10। तो जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के सारे एलिमेंट्स छोड़ दीजिए, बाकी के एलिमेंट लिख दीजिए, वो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो सेम सेट आ जाता है। जब मैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो ये चारों हट जाएंगे, ये आ जाएंगे, तो ये सेम सेट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू ए। तो बच्चों कुछ फॉर्मूले हैं इसमें जो कि मैं बताता हूं आपको।
A union B is always equal to B union A. A intersection B is equal to B intersection A. इन दोनों फॉर्मूलों को डिस्कस करने से पहले हमें पता करना होगा कि यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है। जब हम किसी दो सेट्स का यूनियन करते हैं तो हम पहले सेट के और दूसरे सेट के दोनों के एलिमेंट्स को लिख देते हैं और ये ध्यान रखना होता है कि किसी भी एलिमेंट को हमें रिपीट नहीं करना है। सपोज A is equal to 1 2 3 4 and B is equal to 3 4 5 6, then A union B is equal to 1 2 3 4 5 6। इंटरसेक्शन जब हम लेते हैं तो हम A और B के कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, जैसा कि इसमें 3 और 4 कॉमन है हमारे, तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 3 4। तो A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A एंड A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। देन A यूनियन B यूनियन C एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे काम करता है। A यूनियन B यूनियन C। Again, A union A is equal to A and A intersection A is also equal to A। इसके बाद एक फॉर्मूला और है, वो हमें बताता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्मूला है। तो बच्चों सारे फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिए गए हैं। अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के बारे में बताते हैं। वेन डायग्राम में हम एक यूनिवर्सल सेट यूज करते हैं एंड these diagrams are used to represent the relationship between sets। इसमें जो यूनिवर्सल डायग्राम होता है उसे हम यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से प्रेजेंट करते हैं और जो हमारे सेट्स होते हैं उन्हें हम सर्कल से प्रेजेंट करते हैं। सपोज दिस इज माय सेट A and this is my set B and this is my universal set U। Then A union B, to represent A union B, this is my A union B, and to represent A intersection B, this is my A intersection B। तो बच्चों सेट्स के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आज इस वीडियो में सारी बता दी हैं और मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको सारे जो आपके पॉइंट्स होंगे वो होंगे क्रिस्टल क्लियर और कोई भी कंफ्यूजन ना होने की मुझे उम्मीद है। लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो कृपया
कमेंट करें और मैं आपका आंसर जरूर करूंगा। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब करें और शेयर करें लोकंश क्लासेस।